दोस्तों, ये है संजय और पूनम की लव स्टोरी का दूसरा और अंतिम भाग। और अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जोड़ दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके कहानी का पहला भाग सुन सकते हैं। तो चलिए अब कहानी का दूसरा और अंतिम भाग शुरू करते हैं। संजय को पूनम पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह किसी को बता भी नहीं सकता था कि उस वक्त पूनम और संजय दोनों एक ही कंबल में थे। लेकिन पूनम बहुत ही डरी हुई थी और वह आंखें बंद करके बस एक ही बात बोले जा रही थी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। संजय जी, आप बहुत बुरे इंसान हैं। आप कनिका दीदी को तो पहले ही खो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके दिल को सुकून नहीं मिला। और अब मुझे सब समझ में आ गया है कि कनिका दीदी की मौत कैसे हुई थी। जरूर आपने उनके साथ भी ऐसा ही कुछ किया होगा, तभी तो कनिका दीदी और उनका बच्चा दोनों ही मर गए। ये जो पति होते हैं ना, वह बहुत ही बुरे इंसान होते हैं। वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना होता है। लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते करते एक औरत मर भी सकती है। पूनम के मुंह से अपने बारे में ये सब सुनकर संजय तुरंत ही पीछे हट गया और खुद से कंबल हटाकर बेड से नीचे उतर गया। संजय की सांसें तेज हो गई थी और उसकी आंखों के सामने वो पल किसी मूवी के दृश्य की तरह घूमने लगे, जब उसने अपनी पहली पत्नी कनिका को खोया था। कनिका लेबर पेन से तड़प रही थी जब संजय उसे अस्पताल लेकर जा रहा था। संजय बार बार कनिका का हाथ पकड़कर उसे समझा रहा था, तुम फिक्र मत करो कनिका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कनिका तो लेबर पेन से तड़पे जा रही थी। वह मानसून की रात थी जब संजय कनिका को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल के लिए निकला था। अभी तक तो उन्होंने आधा रास्ता भी पार नहीं किया था कि अचानक ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया था और सड़कों पर पानी भरते ही संजय की गाड़ी भी बंद पड़ गई थी, क्योंकि पानी इंजन तक पहुंच गया था। कनिका दर्द के मारे बार बार संजय का हाथ पकड़कर दबाने लगी और कहने लगी, संजय, भगवान के लिए मुझे जल्दी से जल्दी अस्पताल ले चलो। मैं इस दर्द को अब और ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब संजय ने कहा, कनिका प्लीज तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी अस्पताल पहुंच जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो संजय खुद भी बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए फिर वह जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और उसने गाड़ी को धक्का लगाने की बहुत कोशिश की। लेकिन पानी घुटनों तक भरने की वजह से गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही थी। लेकिन फिर जब संजय ने कनिका की दर्द भरी चीखें सुनी तो उसने गाड़ी वहीं छोड़ दी और कनिका को गोद में उठाकर पैदल ही भागने लगा। संजय की गाड़ी जहां रुक गई थी वहां से अस्पताल तक का पैदल सफर 15 मिनट का था और पानी संजय के घुटनों तक आ चुका था। लेकिन फिर भी संजय कनिका को गोद में उठाकर जितनी तेजी से चल सकता था वह चल रहा था। कनिका ने संजय की शर्ट पकड़ रखी थी और वो दर्द से छटपटा रही थी और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। जब तक संजय कनिका को लेकर अस्पताल पहुंचा, तब तक कनिका की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही संजय ने वहां खड़े चौकीदार को चिल्लाते हुए कहा, प्लीज कोई जल्दी से स्ट्रेचर लाओ। तो अस्पताल का एक कर्मचारी जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आया। संजय ने कनिका को उस स्ट्रेचर पर लिटा दिया और खुद डॉक्टर को पुकारने लगा। जैसे ही डॉक्टर ने कनिका की हालत देखी तो वो नर्स और वार्ड बॉय से कहने लगी, कम ऑन गाइस, क्विक क्विक, मरीज को जल्दी से लेबर रूम में ले जाओ। और फिर जैसे ही वो लोग कनिका को लेबर रूम में ले गए तो कुछ देर बाद ही डॉक्टर बाहर आई और कहने लग गई, मिस्टर संजय, आपकी पत्नी का बीपी बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है और ऐसी हालत में ना तो हम उनका ऑपरेशन कर सकते हैं और ना ही वह दर्द बर्दाश्त कर पा रही है। आपको उन्हें पहले ही यहाँ ले आना चाहिए था, लेकिन अब तो आपकी पत्नी की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। तब संजय ने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, प्लीज डॉक्टर, आप कुछ भी करके मेरी पत्नी और बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होता है। तब डॉक्टर कहने लगी, मिस्टर संजय,
हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी पत्नी का बीपी नॉर्मल ही नहीं हो रहा। इतना कहकर डॉक्टर फिर से ऑपरेशन थिएटर में चली गई। लेकिन कुछ देर बाद जब वो फिर से बाहर आई तो कहने लगी, आई एम सॉरी मिस्टर संजय, हम आपकी पत्नी और आपके बच्चे को नहीं बचा सके। ये सुनकर संजय की तो जैसे जान ही निकल गई और वो तो अपने होश ही खो बैठा था। संजय ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आपका दिमाग तो ठीक है ना, ये आप क्या कह रही हैं, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। और फिर संजय हकलाते हुए कहने लगा, डॉक्टर आप एक बार फिर से चेक कीजिए ना, मेरी पत्नी ऐसे मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। डॉक्टर दुनिया की सारी औरतें तो बच्चे पैदा करती हैं लेकिन ऐसी कोई मर्द थोड़ी ना चाहती है। ये कहते हुए संजय की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन जब डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि उसका बच्चा और कनिका दोनों मर चुके हैं तो संजय वहीं पास में रखी कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। और फिर कुछ देर बाद जब संजय ने अपने पापा को ये खबर सुनाई तो वो भी पहले तो इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन फिर जब उन्होंने संजय की रोने की आवाज सुनी तब जाकर उन्हें यकीन हुआ और फिर वह भी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उन्होंने कनिका को कभी भी अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी ही माना था। संजय अपनी पत्नी कनिका से बहुत प्यार करता था लेकिन अब तो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। आज वो पल याद आते ही संजय की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और शायद संजय की दोबारा शादी ना करने की एक वजह ये भी थी कि वो फिर से वही दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहता था जो वो 5-6 साल पहले बर्दाश्त कर चुका था। पिछले 5-6 सालों से संजय कनिका को खोने की तकलीफ को भूला नहीं था लेकिन समय के साथ साथ उस दर्द की गहराई कम जरूर हो गई थी। लेकिन आज पूनम ने संजय को फिर से वो सब कुछ याद दिला दिया था जिसकी वजह से आज संजय की आंखें फिर से नम हो गई थी। और फिर उस दिन के बाद संजय ने ना तो पूनम के करीब जाने की कोशिश की और ना ही उससे कभी बात करता था। कुछ दिनों बाद पूनम ने संजय से कहा, संजय जी क्या आप मुझसे नाराज हैं? तो संजय ने कहा, नहीं पूनम, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तब पूनम कहने लगी, तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तो संजय ने कहा, बस ऐसे ही पूनम। पूनम ने कहा, संजय जी शायद आपको मेरी बात बुरी लग गई ना, लेकिन मुझे सच में डर लगता है। मैं कनिका दीदी और हिमानी की तरह मरना नहीं चाहती। तब संजय ने कहा, तुम ठीक कह रही हो पूनम, शायद मैं अपने जज्बातों में कुछ ज्यादा ही बहक गया था और ये भूल गया था कि मैंने क्या नुकसान उठाया है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो पूनम, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। संजय की यह बात सुनकर पूनम के चेहरे पर छाए हुए चिंता के बादल गायब हो गए और वो कहने लगी, आप सच कह रहे हैं संजय जी? तो संजय ने कहा कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, अब हम सिर्फ एक दोस्त की तरह ही रहेंगे। तब पूनम ने कहा, संजय जी वाकई में आप सच कह रहे हैं ना? तो संजय ने कहा, हाँ, अरे बाबा हाँ। अब क्या मैं तुम्हें स्टेप पेपर पर लिख कर दूं? ये सुनते ही पूनम खुशी से उछलती हुई संजय के पास आई और संजय के हाथों को अपने होठों से लगाते हुए कहने लगी, थैंक यू सो मच संजय जी, आपको नहीं पता कि आज मैं कितनी खुश हूँ। और फिर पूनम ने संजय से कहा, तो फिर इसी खुशी में आज हम बाहर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव भी करेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे। तब संजय ने कहा, ठीक है पूनम, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं भी फ्रेश होकर तैयार हो जाता हूँ। कुछ देर बाद पूनम तैयार हो गई और फिर संजय और पूनम दोनों बाहर घूमने के लिए निकल पड़े। संजय का घर देहरादून में था और लॉन्ग ड्राइव करते करते संजय और पूनम मंसूरी के रास्ते निकल गए थे। जनवरी का महीना चल रहा था, ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। रास्ते में ही पूनम ने कहा, संजय जी मुझे मंसूरी के फेमस मैगी पॉइंट की स्पेशल मैगी खानी है और वहीं से कॉफी भी पीनी है। संजय ने कहा, ठीक है। और फिर संजय ने अपनी गाड़ी को उस मैगी पॉइंट की तरफ मोड़ लिया। लेकिन जब तक वो दोनों उस मैगी पॉइंट पर पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। और फिर जब संजय और पूनम उस मैगी पॉइंट पर पहुंचे तो देखा कि वहां तो बहुत भीड़ लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से आधे घंटे के बाद उनकी बारी आई थी। संजय ने पूनम को गाड़ी के अंदर ही मैगी लाकर दी और उसे कॉफी का कप थमाकर खुद भी अपने लिए पकोड़े लेकर गाड़ी में ही बैठ गया।
क्योंकि उस मैगी पॉइंट पर इतनी भीड़ लगी हुई थी कि वहां बैठकर खाने के लिए तो और 1 घंटा इंतजार करना पड़ता। मैगी और पकोड़े खाते खाते संजय और पूनम काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन फिर अचानक ही बर्फबारी शुरू हो गई और ये देखकर तो पूनम बहुत ही खुश हो गई। संजय ने कहा, चलो पूनम वापिस चलते हैं, क्योंकि अगर ये बर्फबारी बढ़ गई ना तो रास्ते बंद हो जाएंगे। तब पूनम कहने लगी, शिट यार, आप कितने बोरिंग इंसान हैं। संजय जी, चलिए ना बाहर चलते हैं। संजय ने कहा, कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, चलो जल्दी से अपनी मैगी खत्म करो, हम वापस घर जा रहे हैं। तब पूनम कहने लगी, संजय जी, भगवान करे कि रास्ते में ही गाड़ी खराब हो जाए। और ये सुनकर संजय ने गुस्से से पूनम की तरफ देखा और कहने लगा, अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना पूनम, तो देखना तुम बहुत पछताओगी। मंसूरी में पहले से ही हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, इसलिए कई जगहों पर बर्फ जमी हुई थी और जहां वो मैगी पॉइंट था उस सड़क पर भी बर्फ जमी हुई थी। पूनम ने जल्दी से अपनी मैगी खत्म की और साथ ही जल्दी जल्दी में कॉफी की चुस्कियां भी लेने लगी। और फिर जब संजय मैगी वाले को पैसे देकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा तो देखा कि पूनम मैडम गाड़ी में नहीं थी। संजय पूनम को ढूंढने के लिए इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगा तो देखा कि सामने एक छोटे से एरिया में बहुत ही ज्यादा बर्फ जमी हुई थी और वहां कई लोग एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक कर इंजॉय कर रहे थे और पूनम भी वहीं जाकर खड़ी हो गई थी। पूनम अपने हाथों के इशारों से संजय को अपनी तरफ बुलाने लगी और कहने लगी, संजय जी, यहाँ आइए ना, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। तब संजय ने पूनम से कहा, पूनम, तुम अपने होश में तो हो ना, रात काफी हो चुकी है और तुम हो कि वापिस जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। संजय ने अपनी गाड़ी लॉक की और फिर जैसे ही वह पूनम के पास पहुंचा तो पूनम कहने लगी, शिट यार संजय जी, आप कितने बोरिंग इंसान हैं। पता नहीं अंकल जी ने मेरी शादी आपसे क्यों करवा दी। आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि आपके अंदर की आत्मा बूढ़ी हो चुकी है। इतने रोमांटिक मौसम में तो आपको तो बस घर वापस जाने की जल्दी पड़ी है। तब संजय ने कहा, ठीक है तो फिर करो एंजॉय। तो पूनम कहने लगी, आप भी ना संजय जी, ऐसे कैसे, मैं अकेले एंजॉय कैसे कर सकती हूँ, आप भी तो आइए ना। इतना कहकर पूनम ने संजय का हाथ पकड़ा और उसे बर्फ में ऊपर की तरफ ले जाने लगी। जैसे ही वो दोनों ऊपर की तरफ जाने लगे तो बर्फबारी बढ़ने लगी और फिर जब उन दोनों के पैर बर्फ के अंदर धंसने लगे तो पूनम इतनी घबरा गई, वह गिरने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने तुरंत ही अपने दोनों हाथों से संजय का बाजू पकड़ लिया और वो गिरते गिरते बच गई। तब संजय ने कहा, अब कर लिया अपना शौक पूरा। तो पूनम कहने लगी, क्या कर लिया, ये तो पहली बार था ना, इसलिए अकेले अकेले मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब जब आप साथ हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। पूनम पूरे 1 घंटे तक बर्फ से खेलती रही, कभी वो बर्फ के गोले बनाकर वहां मौजूद बच्चों पर फेंकती तो कभी वही बर्फ के गोले संजय पर फेंकती और फिर हंसने लगती। संजय ने कहा, पूनम प्लीज अब वापस चलो, बहुत रात हो गई है और ऐसी बर्फबारी में घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में 2 घंटे लग जाएंगे। एक तरफ बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी, तो दूसरी तरफ पूनम की शरारत चरम पर थी। अब संजय को पूनम पर गुस्सा आने लगा और वो कहने लगा, पूनम, तुम आ रही हो या फिर मैं अकेला ही चला जाऊं, क्योंकि वहां मौजूद सारे लोग भी वापस जाने लगे थे। लेकिन पूनम संजय के साथ चलने की बजाय पता नहीं पीछे की ओर क्या देखने लगी थी और फिर कुछ ही देर में वह जगह पूरी तरह से खाली हो गई, क्योंकि बर्फबारी बहुत तेजी से शुरू हो चुकी थी, यहाँ तक कि वह मैगी पॉइंट भी बंद होने लगा था। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वापस जाने लगे तो संजय ने कहा, पूनम चलो यार, जल्दी से घर चलते हैं, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। तो पूनम ने कहा, ठीक है संजय जी, अगर आप मुझे ले जा सकते हैं तो ले जाकर दिखाइए। इतना कहकर पूनम आगे की तरफ भागने लगी तो संजय ने कहा, पूनम परेशान मत करो यार और जल्दी से चलो मेरे साथ, अब यहाँ और ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं है। और फिर कुछ ही देर में वहां एकदम से सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब लोग जा चुके थे और वो मैगी पॉइंट भी बंद हो चुका था।
देखते ही देखते पूनम भी संजय की नजरों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन संजय को पूनम के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर जब संजय पूनम की आवाज की दिशा में तेज तेज कदम उठाता हुआ चलने लगा, तब अचानक ही संजय को पूनम के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। और इससे पहले कि संजय पूनम तक पहुंच पाता, पूनम अचानक ही संजय के सामने नीचे की तरफ धंस गई और देखते ही देखते गायब भी हो गई। और ये देखकर संजय की तो जैसे जान ही निकल गई थी। शायद वहां कोई नहर थी जिस पर बर्फबारी होने की वजह से बर्फ जम गई थी, और जैसे ही पूनम का पैर उस बर्फ पर गया तो वह बर्फ तुरंत ही पानी में चली गई और बर्फ के साथ साथ पूनम भी उस नहर में डूब गई। संजय भागता हुआ जब वहां पहुंचा तो देखा कि बर्फ की एक परत सी थी जो किसी शीशे की तरह नजर आ रही थी, और पूनम उस बर्फ के नीचे फंस चुकी थी। पूनम बर्फ को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थी ताकि वह बाहर निकल सके, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए वह पानी के साथ साथ आगे बढ़ती जा रही थी। और यह सब देखकर तो संजय की जान ही निकल गई थी। संजय थोड़ा सा आगे जाकर पागलों की तरफ बर्फ हटाने लगा, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि पूनम पानी के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। संजय बर्फ को हटाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी बर्फ को तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन इससे पहले कि पूनम बहकर इस जगह पहुंचती, संजय को किसी भी तरह से इस बर्फ को तोड़ना था, वरना पूनम आगे जाकर बहुत बड़ी खाई में गिर जाती। और फिर जब संजय को कुछ नहीं सूझा तो उसने बर्फ को जोर जोर से लात मारना शुरू कर दिया ताकि बर्फ की तो परत टूट जाए और संजय पूनम को वहां से बाहर निकाल सके। लेकिन बर्फबारी होने की वजह से नहर काफी हद तक बर्फ से ढकी हुई थी। संजय कभी अपने हाथों से बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता तो कभी कांच जैसी बर्फ के नीचे रोती हुई पूनम को देखता। संजय बर्फ तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बर्फ की बहुत मोटी परत थी जिसके आर पार संजय पूनम को देख तो सकता था, लेकिन बर्फ की वह मोटी सी परत तोड़ नहीं सकता था। पूनम की रंगत बिल्कुल सफेद पड़ने लगी थी और उसके होंठ नीले पड़ गए थे। ये देखकर संजय का दिल घबराने लगा कि कहीं वह कनिका की तरह पूनम को भी खो ना दे। संजय इतना घबराया हुआ था कि इतनी तेज बर्फबारी में भी उसके माथे से पसीना बहने लगा था, क्योंकि किसी अपने को खोने का गम क्या होता है, ये दर्द संजय पहले ही बर्दाश्त कर चुका था। लेकिन अब संजय पूनम को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी इसी घबराहट में बर्फ की परत पर जोर जोर से लात मारी तो बर्फ की एक मोटी सी परत टूटकर पानी में बह गई। और फिर इससे पहले कि पूनम बहकर इस जगह पहुंचती, संजय ने अपना हाथ उस टूटी हुई बर्फ की परत के अंदर डाल रखा था ताकि जैसे ही पूनम इस जगह पहुंचे तो संजय उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लेता। पानी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन इतने तेज बहाव में भी पूनम ने यहाँ पहुंचते ही झट में संजय का हाथ थाम लिया और फिर संजय ने बड़ी मुश्किल से पूनम को खींचकर उस नहर से बाहर निकाल लिया। पूनम पूरी तरह से भीग चुकी थी और ठंड लगने की वजह से वह बहुत ज्यादा कांप भी रही थी। बर्फबारी बढ़ती ही जा रही थी और काफी देर तक ठंडी नहर में रहने की वजह से पूनम का शरीर नीला पड़ने लगा था और वह संजय की बाहों में आकर बेहोश हो गई। पूनम की ऐसी हालत देखकर संजय बिल्कुल पागल सा हो गया और वह जोर जोर से पूनम को पुकारने लगा, पूनम आंखें खोलो, पूनम तुम्हें कुछ नहीं होगा, पूनम पूनम मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। संजय ने पूनम को अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में ले जाकर पीछे की सीट पर लिटा दिया। संजय ने पूनम के हाथ को पकड़कर उसके हाथों पर अपने हाथ रगड़ने लगा ताकि पूनम का शरीर थोड़ा सा गर्म हो सके, लेकिन पूनम का शरीर तो और भी ज्यादा नीला पड़ने लगा था और वह बर्फ की तरह ठंडी होती जा रही थी। ऐसी हालत में पूनम को वापस घर ले जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि यहाँ से घर पहुँचते पहुँचते 2 घंटे लग जाते और इतनी देर में तो पूनम की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती थी। वहां आसपास कोई अस्पताल भी नहीं था, इसलिए संजय ने जल्दी से पास के एक होटल में जाकर एक कमरा बुक किया
और फिर पूनम को कमरे में ले जाकर उसे बेड पर लिटा दिया। संजय ने जल्दी से पूनम पर एक वजनदार कंबल डाल दिया और उसके पास बैठकर तेजी से उसके हाथ पैर मसलने लगा, लेकिन पूनम को तो होश ही नहीं आ रहा था। उसका शरीर अभी भी बर्फ की तरह ठंडा होता ही जा रहा था। संजय कमरे में रखी चिमनी जलाने के लिए उसके पास गया और वो जल्दी से उस चिमनी में आग जलाने लगा, लेकिन बर्फबारी की वजह से उस चिमनी में आग जलाना नामुमकिन सा लग रहा था। संजय को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पूनम की जान कैसे बचाए, लेकिन संजय को किसी भी कीमत पर पूनम की जान बचानी ही थी और अब तो संजय के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। इसलिए संजय पूनम के कंबल में उसके साथ ही लेट गया और उसे अपने बेहद करीब कर लिया। पूनम के साथ कंबल के अंदर लेटे लेटे संजय को पता ही नहीं चला कि कब वह खुद बहक गया और फिर ना जाने वह कौन से नाजुक पल थे जब संजय अपने जज्बातों पे काबू ही नहीं रख सका और फिर वह सब कुछ होता चला गया जिसके बारे में संजय कभी सोच भी नहीं सकता था। पूनम की सांसें अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन पूनम बेहोशी की हालत में अभी भी एक ही बात बोल रही थी, संजय जी प्लीज मुझे बचा लो, जल्दी से मुझे इस बर्फ से बाहर निकालो। संजय और पूनम के बीच जो भी रिश्ता बन चुका था, सुबह तक पूनम बुखार से तपने लगी थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि रात में उस कमरे में क्या हो चुका था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ पूनम की बेहोशी की हालत में हुआ था। संजय पूनम को लेकर घर लौट आया और फिर जब वह पूनम को डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि पूनम को निमोनिया का अटैक आया था। 15 दिन तक दवाई लेने के बाद जब पूनम की तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया तो वह कहने लगी, तौबा तौबा संजय जी, इस बर्फबारी ने तो मुझे मेरी नानी दादी सब कुछ याद दिला दिया। आप जानते हैं संजय जी, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं मर ही जाऊंगी, लेकिन शुक्र है कि आपने मुझे बचा लिया, क्योंकि मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है और इसी जान की खातिर तो मैं बच्चा पैदा करने का जोखिम भी नहीं उठा रही। पूनम की ये बात सुनकर संजय पूनम से नजर चुराने लगा और फिर जब इस बात को 1 महीना बीत गया तो पूनम की तबीयत खराब होने लगी, उसे उल्टियां होने लगी थी। पूनम ने कहा, पता नहीं संजय जी, मैं इतनी बीमार क्यों रहने लगी हूँ कि मैं ठीक ही नहीं होती। अभी 15 दिन पहले तो मुझे बुखार आया था। संजय तुरंत ही पूनम को डॉक्टर के पास ले गया और फिर जो खबर डॉक्टर ने संजय और पूनम को सुनाई वह खबर संजय के लिए तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि उस रात को जो कुछ भी हुआ था उसके बाद पूनम का प्रेग्नेंट हो जाना तो एक आम सी बात थी। पूनम हैरत से सबको टुटर टुटर देख रही थी, कभी वह डॉक्टर की शक्ल देखती तो कभी अपने पेट पर हाथ रखती और फिर जब वो संजय की तरफ देखने लगी तो संजय ने उससे अपनी नजरें चुरा ली। पूनम ने तो उस लेडी डॉक्टर की परवाह नहीं की और संजय से कहने लगी, संजय जी, आपने मेरे साथ ये सब क्या कर दिया और कब कर दिया, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैंने तो पिछले 1 महीने में आपको अपने करीब आने ही नहीं दिया और फिर हम तो साथ सोए भी नहीं हैं, तो फिर यह सब कैसे हो सकता है। पूनम की बातें सुनकर डॉक्टर भी हैरत से कभी पूनम को तो कभी संजय को देख रही थी कि तभी संजय ने कहा, पूनम अपना मुंह बंद रखो और चलो यहाँ से, और प्लीज यहाँ कोई तमाशा मत बनाओ। दरअसल संजय डॉक्टर के सामने किसी भी तरह का कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहता था कि तभी पूनम कहने लगी, संजय जी, ऐसे कैसे मैं आपके साथ चली जाऊं। और फिर पूनम ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज आप एक बार फिर से मेरा रिपोर्ट कीजिए ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने गलती से किसी और की रिपोर्ट मुझे दे दी है। देखिए डॉक्टर, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। ये सुनते ही संजय ने सख्ती से पूनम का हाथ पकड़ा और कहने लगा, पूनम, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रही है, प्लीज अपना और मेरा तमाशा मत बनाओ और चलो यहाँ से। तब पूनम ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो पिछले 2 महीने से सोफे पर सो रही हूँ और मुझे तो ऐसा कुछ याद भी नहीं है। मुझे पता है संजय जी, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा
कभी कुछ हुआ ही नहीं जिससे कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। पूनम को शायद यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह प्रेग्नेंट हो गई, बल्कि वह तो पूरा रास्ता रोती रही और एक ही बात कहती रही, संजय जी आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और फिर जब संजय और पूनम घर पहुंचे तो पूनम संजय के पापा के साथ लगकर रोने लगी और कहने लगी, अंकल जी संजय जी बहुत बुरे इंसान हैं। और फिर इससे पहले कि पूनम आगे और कुछ कहती, संजय ने कहा, खबरदार पूनम, अगर तुमने कुछ भी अनाप शनाप बोला। तो तब संजय के पापा कहने लगे, क्या हुआ संजय, तुम मेरी बच्ची पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तब संजय ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पापा, बस आप दादा बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर संजय के पापा तो खुशी से झूम उठे और मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, तो फिर तुम रो क्यों रही हो पूनम बेटा? तब संजय ने कहा, इसका दिमाग खराब हो गया है। इतना कहकर संजय ने पूनम का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया। तो पूनम कहने लगी, हाथ छोड़ो मेरा, आप बहुत बुरे इंसान हैं और मुझे पता है कि आपने मेरे साथ क्या किया है। तब संजय ने पूनम से कहा, पूनम मैंने कुछ भी नहीं किया है और ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी जान बचाने का दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं था। और फिर जब संजय ने पूनम को मंसूरी का पूरा किस्सा सुनाया तो पूनम ने फिर से अपना वही रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, अब तो मैं भी मर जाऊंगी संजय जी, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तब संजय ने कहा, पूनम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बच्चा पैदा करते वक्त हर औरत मर नहीं जाती। और फिर संजय ने पूनम का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगा, देखो पूनम, मेरी बात ध्यान से सुनो, दुनिया की सारी औरतें प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवरी के वक्त मर जाती हैं क्या? और अगर सारी औरतें बच्चा पैदा करते वक्त मर जाती तो इतने बच्चे पैदा ही नहीं होते और ना ही हमारे देश की इतनी आबादी बढ़ती। जो कुछ भी कनिका के साथ और तुम्हारी दोस्त हिमानी के साथ हुआ है ना, ऐसा हर औरत के साथ नहीं होता। लेकिन संजय के इतना समझाने के बाद भी पूनम तो बस रोए ही जा रही थी और वह संजय के हाथ को झकते हुए कहने लगी, मुझे पता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा और फिर मैं भी मर जाऊंगी। संजय ने कहा, पूनम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा भगवान हर बार मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा भगवान जानता है कि अब तो मैं भी थक चुका हूँ और अब मैं भी ऐसा कोई इम्तिहान नहीं झेल सकता। लेकिन पूनम को तो संजय की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी और फिर पूनम ने कुछ दिन तो इसी तरह से रोते हुए बिताए थे। पूनम ना तो ठीक से खाना खा रही थी और ना ही किसी से ज्यादा बात करती थी। अब तो संजय और उसके पापा दोनों ही सुबह शाम मंदिरों के चक्कर काटने लगे और पूनम की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, संजय पूनम का बहुत ख्याल रखने लगा था और वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। जब भी पूनम को डर लगता तो संजय बात को बदलकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता और पूनम को अपने साथ लगाकर कहता, पूनम जब तुम मेरे साथ होती हो ना, तो मेरा सारा डर दूर हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा सारा डर भी दूर हो जाएगा। संजय का साथ और प्यार पाकर पूनम काफी हद तक ठीक हो गई थी और अब तो वह अपना ख्याल खुद ही रखने लगी थी। अब तो पूनम संजय के छोटे मोटे काम भी कर देती थी और समय पर अपनी दवाइयां भी ले लेती थी और साथ ही अपने खाने पीने का ध्यान भी रखती थी। वक्त अपनी रफ्तार से यूं ही गुजरता रहा और अब तो पूनम अपने होने वाले नन्हे से बच्चे के सपने भी देखने लगी थी। एक बार पूनम ने संजय से कहा, संजय जी आपको क्या पसंद है, बेटा या बेटी? तो संजय ने कहा, अरे पूनम तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, बेटा या बेटी जो भी होगा मुझे तो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा होगा। तब पूनम कहने लगी, लेकिन फिर भी संजय जी इंसान की अपनी भी तो कोई चॉइस होती है ना। तो संजय ने कहा कि मुझे तो जुड़वा बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद है, बेटा और बेटी दोनों एक साथ। तब पूनम कहने लगी, ना बाबा ना, दो दो बच्चे मैं अकेले नहीं पाल सकती, मुझे तो बच्चे को ठीक से गोद में लेना भी नहीं आता, तो फिर मैं दो दो बच्चे एक साथ कैसे संभाल पाऊंगी? और फिर मुझे तो ये सोचकर भी डर लगता है कि कहीं वो नन्ही सी जान मेरे हाथ से छूट गया तो फिर क्या होगा?
पूनम की बात सुनकर संजय ने कहा, हाँ पूनम, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। और वैसे मैं भी इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि तुम्हारा तो वाकई में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम ऐसा करेंगे कि बच्चों को देखभाल के लिए एक आया रख लेंगे और जब तक बच्चे 1-1.5 साल के नहीं हो जाते तब तक बच्चों की देखभाल वो आया ही करेगी। तब पूनम ने कहा, तो क्या फिर आया भी हमारे कमरे में ही सोएगी? तो संजय ने कहा, अरे नहीं भाई, आया हमारे कमरे में क्यों सोएगी? भला हम बच्चों का कमरा ही अलग बना देंगे और आया भी बच्चों के साथ उनके कमरे में ही रहेगी। संजय की ये बात सुनकर पूनम कहने लगी, छी बाबा, आपका आइडिया तो बहुत ही बुरा है। आप मेरे नन्हे मुन्ने से बच्चों को मुझसे अलग कर देंगे, लेकिन मैं तो अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर ही रखूंगी। तब संजय ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारा क्या भरोसा, जिस तरह से तुम नींद में फैलकर सोती हो और जितनी गहरी नींद में सोती हो, कहीं तुम मेरे बच्चे के ऊपर गिर गई तो फिर मेरे नन्हे मुन्ने से बच्चे का क्या होगा? तब पूनम कहने लगी, संजय जी, तब तो आपने मुझे समझने में बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आप मुझे जैसा समझते हैं मैं वैसी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। समय के साथ साथ पूनम संभल तो गई थी, लेकिन जब उसकी डिलीवरी का वक्त आया तब वह बहुत ही ज्यादा रो रही थी। पूनम को अस्पताल ले जाते वक्त संजय उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, पूनम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखो तुम इतना ज्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब पूनम कहने लगी, नहीं संजय जी, मुझे पता है कि मैं नहीं बचूंगी और मैं भी कनिका दीदी और हिमानी की तरह मर जाऊंगी। तब संजय ने कहा, देखो पूनम, इस वक्त तुम्हारा इतना ज्यादा टेंशन लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस तरह से टेंशन लेने से तो तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा और फिर तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनो पूनम, देखो तुम जीना चाहती हो ना, तो फिर एकदम शांत हो जाओ और अपने भगवान पर भरोसा रखो। संजय की बात सुनकर पूनम कुछ शांत हुई और फिर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वो पल संजय के लिए बहुत ही मुश्किल भरे थे, इसलिए संजय तो अस्पताल में बने एक छोटे से मंदिर के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने भगवान से पूनम और अपने होने वाले बच्चे की सलामती की दुआएं मांगने लगा। वह कहते हैं ना कि भगवान सच्चे दिल से मांगी हुई दुआओं को कभी भी नहीं ठुकराते और शायद भगवान ने संजय की दुआओं को भी कबूल कर लिया था, क्योंकि जब संजय भगवान के आगे हाथ जोड़कर पूनम की और अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रहा था, उसी वक्त नर्स ने आकर संजय को बताया कि भगवान ने उसे चांद जैसा खूबसूरत बेटा दिया है। जैसे ही नर्स ने संजय को बेटा होने की खुशखबरी सुनाई तो संजय ने सबसे पहले नर्स से एक ही सवाल किया और कहा, लेकिन पूनम तो ठीक है ना? तब नर्स ने कहा, हाँ मिस्टर संजय, आपकी वाइफ भी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर संजय ने जल्दी से अपने भगवान का धन्यवाद किया और फिर ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंच गया। तब तक डॉक्टर भी पूनम को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर चुकी थी और फिर जब डॉक्टर ने संजय की गोद में उसका बच्चा दिया तो संजय की आंखों से आंसू बहने लगे और संजय ने अपने बच्चे के माथे पर प्यार करते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। हालांकि संजय के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए डॉक्टर ने बाहर निकलने से मना किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह पोते के दादा बन गए हैं तो वह भी खुशी से झूमते हुए अस्पताल आ गए थे। अस्पताल में आते ही संजय के पापा ने सबसे पहले तो संजय की गोद से बच्चे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर ढेर सारा प्यार करने लगे और फिर उन्होंने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और उन रुपयों से बच्चे की नजर निकालकर गरीबों में बांट दिए। और संजय और उसके पापा भी उसी कमरे में थे जहां पूनम को शिफ्ट किया गया था, लेकिन पूनम को अभी तक होश नहीं आया था। कुछ देर बाद बेहोशी की हालत में पूनम कहने लगी, संजय जी, मैं कहाँ हूँ? मर गई हूँ या जिंदा हूँ? तब संजय पूनम के पास जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे पूनम, तुम तो मर चुकी हो और इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारे भगवान खड़े हैं। तब पूनम कहने लगी, देखा संजय जी, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। और फिर जब पूनम ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो कहने लगी, संजय जी, लेकिन मुझे अस्पताल का कमरा क्यों नजर आ रहा है और मुझे तो अपने सामने भगवान नहीं बल्कि आप नजर आ रहे हैं।
पूनम आधी बेहोशी की हालत में ये सब बोल रही थी, जिसे सुनकर संजय अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और संजय को इस तरह से हंसते हुए देखकर पूनम कहने लगी, अच्छा तो आप मेरी बेहोशी की हालत का फायदा उठा रहे हैं, मुझसे झूठ बोलकर मेरा मजाक बना रही हैं। तब संजय ने कहा, नहीं पूनम, मैंने कब झूठ बोला तुमसे, मैंने तो तुमसे बस यही कहा कि इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारे भगवान खड़े हैं और एक पत्नी के लिए उसका पति भगवान के समान होता है ना। ये कहते हुए संजय ने पूनम का हाथ पकड़ा और कहने लगा, पूनम तुम बिल्कुल ठीक हो और जिंदा भी हो, सही सलामत भी हो, और वैसे भी मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है कि मेरी तुमसे इतनी जल्दी जान छूट जाए। ये सुनकर पूनम ने गुस्से से संजय की तरफ देखा और फिर जब उसकी नजर संजय के पापा पर पड़ी तो अपनी गोद में उसके छोटे से बच्चे को पकड़े हुए थे। तो पूनम ने कहा, देखा अंकल जी, संजय जी मुझसे क्या कह रहे हैं, अब इन्हें मुझसे छुटकारा चाहिए। तब संजय के पापा ने संजय के सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहने लगे, देखो संजय, अगर तुमने मेरी बच्ची को जरा सा भी तंग करने की कोशिश की ना तो फिर तुम देख लेना, क्योंकि अब हमारी पार्टी तुम्हारी पार्टी से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अब हम 3-3 हैं और तुम अकेले हो। ये कहते हुए संजय के पापा पूनम के पास आए और पूनम के माथे पर प्यार करते हुए उस नन्ही सी जान को पूनम की गोद में डाल दिया। अपने बच्चे को देखकर पूनम हैरत से उसे देखने लगी और कहने लगी, संजय जी ये तो बिल्कुल मेरी तरह खूबसूरत है। तब संजय पूनम के पास आकर कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा तो बिल्कुल मेरा जैसा है, खूबसूरत मैं भी और मासूमियत में भी। तुम तो बहुत शरारती हो। संजय की ये बात सुनकर पूनम कहने लगी, जी नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल मेरे जैसा है। तो संजय के पापा भी कहने लगी, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है संजय, मेरा पोता तो बिल्कुल मेरी पूनम जैसा है, बहुत ही प्यारा भी और मासूम भी। और फिर पूनम अपने छोटे से बच्चे के हाथ को पकड़कर कहने लगी, देखिए ना संजय जी, इसके हाथ कितने छोटे छोटे से हैं। तो संजय बिना कुछ बोले बस अपने बच्चे को और पूनम को देखता ही रह गया, क्योंकि पूनम कभी अपने बच्चे के छोटे छोटे से हाथ पकड़कर देखती तो कभी उसकी आंखें, उसका चेहरा देखती, और इत्तेफाक से उसी वक्त बच्चा भी अपनी आंखें खोलकर टुकुर टुकुर पूनम की तरफ भी देख रहा था। ये देखकर पूनम ने झट से अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और कुछ दिनों बाद पूनम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो संजय उसे और अपने बच्चे को घर ले आया। धीरे धीरे पूनम अपने छोटे से बच्चे के सारे काम खुद ही करने लगी और वह बहुत ही सावधानी से अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उसे फीडर पिलाती, और अगर बच्चा रात को जाग जाता तो वो उसे गोद में लेकर पूरे कमरे के चक्कर काटती रहती। एक रात को जब संजय की आंख खुली तो उसने पूनम से कहा, पूनम प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ और बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे संभाल लेता हूँ। तब पूनम कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मैं अपने प्यारे से बेटे का ख्याल खुद ही रखना चाहती हूँ। तब संजय ने कहा, देखो पूनम, तुम्हारी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें भी आराम की जरूरत है ना। लेकिन पूनम तो जैसे अपने बेटे के लिए पागल हो चुकी थी और वह हर हाल में अपने बच्चे का ख्याल खुद ही रखती थी। 6 महीने बाद संजय पूनम को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अब तो पूनम पूरी तरह से बदल चुकी थी। पूनम संजय के सारे काम करती थी और बच्चे का ख्याल भी रखती थी, और साथ ही साथ वो घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभालने लगी थी। आज भी जब पूनम अपने बेटे के कपड़े बदल रही थी तब संजय हैरान होकर पूनम को ही देखे जा रहा था। तो पूनम कहने लगी, क्या हुआ संजय जी, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं। तब संजय ने कहा, अरे कुछ नहीं पूनम, मैं तो बस यही सोच रहा था कि एक औरत जब माँ बन जाती है तो कितना बदल जाती है ना। कौन कह सकता है कि तुम वही पूनम हो जो सारा दिन घर में उछल कूद करती रहती थी। संजय की बात सुनकर पूनम हंसने लगी और फिर अपने बच्चे को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगी, संजय जी, भगवान ने माँ का दर्जा ऐसे ही इतना ऊंचा नहीं रखा। अरे एक माँ तो जब खुद भी बिस्तर पर पड़ी रहती है ना, फिर भी वह अपने बच्चों की देखभाल अपने हाथों से करने का हौसला रखती है और वह हर हाल में अपने बच्चों की खुशी से पालती है। आज अपने बच्चे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशी मिल गई है।
और अब वाकई में मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। भगवान करे कि हर औरत को अपनी जिंदगी में माँ बनने का सुख नसीब हो और मेरी तरह उनकी जिंदगी भी पूरी हो जाए। तब संजय ने कहा, तथास्तु देवी। ये कहते ही संजय ने अपनी बाहें फैला दी और आज पूनम भी बिना किसी डर के संजय की बाहों में समा गई, क्योंकि पूनम के मन में माँ बनने को लेकर जो डर था वो डर अब दूर हो चुका था। इसी तरह से पूनम और संजय की शादीशुदा जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।